हेलो, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जियो एनर्जी एजुकेशन में। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। पिछली क्लास में अपन ने अध्ययन किया था राजस्थान के संभाग और उन संभागों में शामिल जिलों का। यानी पिछली जो सरकार थी उस सरकार ने अलग अलग जिले बनाए थे, अलग अलग संभाग बनाए थे। और जो अभी वर्तमान में जो सरकार है उसने कुछ जिले हैं वो क्या कर दिए थे, निरस्त कर दिए थे। कुछ संभाग है वो क्या कर दिए थे, निरस्त कर दिए थे। उनकी चर्चा अपन ने पिछले वीडियो में कर ली है। आज अपन बात करेंगे राजस्थान के भौतिक स्वरूप की। यहां से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं और यहीं से ही हर प्रकार का अलग अलग, जैसे दोहरू का क्वेश्चन आ गया, कोई भी अलग अलग प्रकार के बालू का स्तूप है, बरखान बरछान, ये अपन जिसको बोलते हैं अपन परवले, है ना। तो इनका क्वेश्चन यहां से उठ करके आता है, राजस्थान के भौतिक स्वरूप से उठ करके आता है। ठीक है, तो मेरे साथ में आप हेडिंग लगाइए, राजस्थान के भौतिक स्वरूप। हेडिंग आप लगाइए, राजस्थान का भौतिक स्वरूप। राजस्थान का भौतिक स्वरूप। अब देखो, एक हमारे भूगोलवेता हुए हैं जिनका नाम है हरिमोहन सक्सेना साहब, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना। तो हरिमोहन सक्सेना साहब ने राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से 4 भाग है? सबसे पहले अपन बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। ठीक है, 2 नंबर उन्होंने बताया था अरावली पर्वतीय प्रदेश। यानी अगर अपन देखें छोटे से मैप में भी अगर अपन देखें तो देखो, पश्चिम का जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसको बांट दिया, फिर उसके बाद में इसको अलग अलग भागों में बांट दिया, फिर है ना, ये जो अर्ध शुष्क प्रदेशों में आ जाएगा। उसके बाद में ये अरावली पर्वतीय प्रदेश है, उसके बाद में ये मैदानी प्रदेश है, और ये कौन सा आ गया, हाड़ौती प्रदेश या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो 4 अलग अलग भागों में इसका विभाजन किया था। किसने किया था? डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना साहब ने किया था। जो राजस्थान था वो राजस्थान आज से करोड़ों वर्ष पूर्व, आपको ज्ञात होगा कि 2 ही, एक स्थल खंड था और एक जलमंडल था। यानी पेंजिया था और एक क्या था, पेंथालासा था। यानी अगर अपन बात करें तो इस तरीके से ये क्या बता दिया गया है, पेंजिया। ठीक है, और इसके चारों ओर क्या था, जल था, अथाह जल, जिसको क्या कहा गया था, पेंथालासा कहा गया था। ठीक है, करोड़ों वर्ष पूर्व इस पेंजिया का क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। 2 अलग अलग प्रकार के खंड बने थे, एक गोंडवाना लैंड बना था, एक अंगारा लैंड बना था। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, यानी इसके बाद की जो क्रिया है, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में बीच में, यानी ऊपर वाला मान लीजिए ये अंगारा लैंड है और ये गोंडवाना लैंड है। यहां पर क्या था, यहां पर तैतीस सागर था। ठीक है, और इस तैतीस सागर में जो मध्यजीवी महाकल्प है, उस मध्यजीवी महाकल्प में यह तैतीस सागर था। और उसके बाद में जो तृतीय काल आता है जिसको सिनोजोइक एरा बोलते हैं, और सिनोजोइक काल में यहाँ पर नदियों के द्वारा क्या लाया गया था, अवसाद ला करके यहाँ पर जमा कर दिए गए, और जिससे ये तैतीस सागर क्या हो गया था, पूरा सूख चुका था, या पूरा का पूरा ये अवसादों से भर गया था। किस काल में? सिनोजोइक काल में। तो ये जो राजस्थान है, ये राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल है, ये पश्चिमी मरुस्थल किसका भाग माना जाता है? तैतीस सागर का, तैतीस का अवशेष माना जाता है। कोई गोंडवाना लैंड के अवशेष माने जाते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग भाग इसमें अपन देखेंगे कि किस प्रकार इनका उत्पत्ति हुई थी, इसका ढाल कैसा है ना। तो राजस्थान के जो राजस्थान का अलग अलग ढाल है, पश्चिम का मरुस्थल का ढाल कैसा है, पूर्वी मैदानी प्रदेश कैसा है, अरावली पर्वतीय प्रदेश कैसे हैं, इस तरीके से। एक हमारे भूगोलवेता हुए थे वीएन मिश्र साहब, और वीएन मिश्र साहब ने भी राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये अगर अपन देखें तो 7 भाग है, उसमें आपके फर्स्ट ग्रेड में वीएन मिश्र की तरफ से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें तो जैसे आरएएस है तो उसमें वीएन मिश्र साहब का बारे में पूछा जाता है। इन्होंने अलग अलग 7 भाग बताए, जिसमें नहरी प्रदेश है, अरावली प्रदेश है ना, इस दक्षिणी पठारी प्रदेश है, ये सारी चीजें इसे मिला करके इन्होंने कितने भाग बताए थे? 7 भाग बताए थे। यहाँ पर चर्चा करेंगे अपन कितने भागों की? डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना साहब ने जो बताया है
उसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। यानी कितने भाग अपन पढ़ेंगे, 4 भाग अपन पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाइए आप, राजस्थान का भौतिक स्वरूप या राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। ये हेडिंग आप लगा लीजिए, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप या भौतिक स्वरूप। और इसमें आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। लिखो डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना। डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना ने अपनी पुस्तक और पुस्तक का नाम क्या है, राजस्थान का प्रादेशिक विभाजन। राजस्थान का प्रादेशिक विभाजन। राजस्थान का प्रादेशिक विभाजन में राजस्थान को 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है भाई, 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। किताब का क्या नाम है, राजस्थान का प्रादेशिक विभाजन, ये इस किताब का नाम है। ठीक है, 4 भौगोलिक प्रदेश कौन कौन से हो गए। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये लोसा, ये एक भाग तो ये हो गया। दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये 2 नंबर हो गया। 3 नंबर इसमें बात करेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये लोसा 3 नंबर ये हो गया। 4 नंबर यहां पर बात करेंगे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ये लोसा 4 नंबर ये हो गया। तो राजस्थान के जो हमारे डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना साहब, इनकी जो पुस्तक है वो ऑथेंटिक है ना। जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इनकी पुस्तक को अपन क्या बना सकते हैं, ऑथेंटिक मुद्दा बना सकते हैं। इन्होंने जो लिखा है वो ऑथेंटिक माना जाता है। ठीक है, तो उन्होंने, इनकी एक पुस्तक है राजस्थान का प्रादेशिक विभाजन, उसमें राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है, 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, 3 नंबर मैदानी प्रदेश और 4 नंबर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, या इसको अपन क्या कह सकते हैं, हाड़ौती पठार कह सकते हैं भाई, हाड़ौती प्रदेश बोल सकते हैं। ठीक है, पठारी भाग है ये और हाड़ौती प्रदेश इसको अपन बोल सकते हैं। तो 4 भागों में इन्होंने विभाजन किया था। अब ये जो 4 भाग है, ये 4 भाग है, इनको भी अलग अलग डिवाइडेशन कर रखा है। जैसे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांट दिया। एक तो हो गया आपका शुष्क प्रदेश, यानी जो मरुस्थलीय शुष्क प्रदेश हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, अर्ध शुष्क प्रदेश हो गया, यानी अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश हो गया। ठीक है, उसको भी फिर अलग अलग भागों में बांट दिया, जैसे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, और जो अर्ध शुष्क प्रदेश है उसको अलग 4 भागों में बांट दिया। जिसमें ऊपर से बात करें तो अपन घग्गर प्रदेश बोल सकते हैं, फिर आपका शेखावाटी प्रदेश आ गया, उसके बाद में नागौर उच्च भूमि आ गया, और 4 नंबर आ गया आपका गोडवाड़ प्रदेश, लूणी बेसिन वाला जो इलाका है वो। ठीक है, मैदानी प्रदेश, सॉरी ये पर्वतीय प्रदेश है, तो पर्वतीय प्रदेश को अलग अलग भागों में बांट दिया, जिसमें आपका उत्तर अरावली आ गया। ठीक है, उसके बाद में दक्षिण अरावली आ गया, मध्यवर्ती अरावली आ गया। तो ये सारी चीजें, पूरी मैदानी प्रदेश है, इसको भी अलग अलग भागों में बांट रखा है। पहला जैसे आपने मान देखा है चंबल बेसिन है, फिर बनास बेसिन है, बनास और बाणगंगा को एक साथ कर रखा है, 3 भागों में बांटा है इसको। ठीक है, उसके बाद में माही बेसिन है। तो ये अलग अलग प्रदेशों में
और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसको अलग अलग भागों में बांट दिया। जैसे मान लीजिए विंध्यन का गार भूमि है, दक्कन का लावा पठार है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसको भी अलग अलग अपन आगे लिख लेते हैं। तो पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है, वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को भी कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। सॉरी, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग कौन कौन से हैं? देखो, आप वापिस हेडिंग लगा लीजिए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पहला नंबर का ये है, यानी पश्चिम में रहता है ये, राजस्थान के। और इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो हो गया शुष्क रेतीला प्रदेश, शुष्क रेतीला मरुस्थल बोल सकते हैं अपन, शुष्क रेतीला मरुस्थल। और दूसरा अपन बोल सकते हैं अर्ध शुष्क रेतीला मरुस्थल या अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है, ये जो शुष्क रेतीला मरुस्थल है, इसको आगे 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं 2 भाग? एक हो गया आपका बालू का स्तूप, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। युक्त का मतलब इसमें बालू का स्तूप है, यानी दोहरे हैं, युक्त प्रदेश। और दूसरा कौन सा हो गया? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, ये लो सा। तो ये जो भाग है, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, वो 58.5% भाग पर ये जो मरुस्थल है अपने, उसके 58.5% पर बालू का युक्त है। और ये बच गया कितना? 41.5% भाग पर। ठीक है, उसके बाद में जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कौन सा आ गया? घग्गर प्रदेश। ठीक है, 2 नंबर भाग कौन सा आ गया? शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश। 3 नंबर कौन सा आ गया आपका? नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि। और 4 नंबर कौन सा आ गया आपका? गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश, ये लो सा। तो हरिमोहन सक्सेना साहब है, उन्होंने अलग अलग भाग बता दिए कि इस तरीके से आप पढ़ोगे तो याद करने में क्या होगी? आसानी होगी। ठीक है, तो ये हो गया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। 2 नंबर आता है अपना अरावली पर्वतीय प्रदेश, उसके भी अलग अलग भागों में डिवाइड कर रखा है। अरावली पर्वतीय प्रदेश लिखो, अरावली पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा है। हेडिंग लगाइए, अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। सबसे पहले उत्तरी अरावली, 2 नंबर मध्य अरावली, ठीक है, 3 नंबर आ गई कौन सी? दक्षिण अरावली। तो ये अलग अलग भागों में बांट दिया। उत्तरी अरावली की पहाड़ियां अपन पढ़ेंगे, मध्यवर्ती अरावली की पहाड़ियां पढ़ेंगे, दक्षिण अरावली की पहाड़ियां पढ़ेंगे, इसके दर्रे पढ़ेंगे अपन यहाँ पर, है ना। 3 नंबर है पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसको भी अलग अलग भागों में बांट दिया। कोई 3 भाग बताते हैं, कोई कितने भाग बताते हैं? 4 भाग बताते हैं। 3 भाग कौन कौन से हो गए? सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन सी नदी की? चंबल बेसिन की। चंबल बेसिन, ये नाम बहुत बार आता है। बेसिन, बेसिन क्या होता है? एक वास्ट बेसिन बना, यानी एक जो पानी है वो एक जगह फिर बह करके इकट्ठा होकर के निकलता है, वैसे ये बेसिन है चंबल बेसिन। यानी चंबल की जो सहायक नदियां हैं वो बह करके आगे फिर जो यमुना में मिलती है, उसकी नदियों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, मैदान के बारे में पढ़ेंगे। तो चंबल बेसिन हो गया। उसके बाद में बनास बाणगंगा, इसको कई कई 4 भाग करते, वो बाणगंगा को अलग कर देते। बनास बाणगंगा बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन, ठीक है।
और 3 नंबर कौन सा हो गया, माही बेसिन, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा माही बेसिन। ठीक है, इसके अलग अलग मैदानों की अपन चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो 3 भाग हो गए। और 4 नंबर हमारा कौन सा आ गया, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, उसको 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग है लिख लीजिए। 4 नंबर आ गया दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। और इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग का नाम है विंध्यन कगार, विंध्यन कगार, विंध्यन कगार प्रदेश। और 2 नंबर कौन सा आ गया, दक्कन का लावा पठार, दक्कन का लावा पठार, यानी जो लावा से जो हमारा पठार, जैसे मालवा पठार है, दक्कन का लावा पठार है, इससे जो भूमि बनी थी, इससे जो हमारा क्षेत्र बना था, उसके बारे में। ठीक है, तो ये 4 भौगोलिक प्रदेश है। और इन चारों भौगोलिक प्रदेश को अपन किस में दिखा देंगे, मैप में दिखा देंगे, ताकि अपने को क्या लगे, आसानी हो समझने में। ठीक है, तो राजस्थान का मैप यहाँ पर बना लीजिए, ये सांकेतिक मैप में हम बना रहे हैं। ठीक है, झालावाड़ 12 और उसके बाद में कौन सा आ गया, ये हमारा राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश। ठीक है, सबसे पहले इसकी अपन बात कर लेते हैं, जो मरुस्थलीय प्रदेश है, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, उसकी बात कर लेते हैं। देखो, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में इन्होंने क्या कर दिया है, बांट दिया है। ठीक है, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, और ये तो हो गया कौन सा, अर्ध शुष्क प्रदेश, और ये हो गया शुष्क प्रदेश। ठीक है, और यहां पर अपन किसकी बात कर लेते हैं, अरावली की बात कर लेते हैं। ये लो सा, ये अरावली हो गई। अरावली की बीच में, या अरावली की जो पहाड़ियां है, वो उत्तर साइड में थोड़ा चौड़ा हो जाता है, फिर मध्य में संकड़ा है, फिर वापस दक्षिण में ये चौड़ी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में ये वाला है कौन सा, मैदानी प्रदेश। तो यहाँ पर अपन मैदानी प्रदेश के बारे में लिखेंगे, और इधर वाला क्या लिख देंगे, हाड़ौती प्रदेश। तो ये कौन कौन सा हो गया, पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश, जिसका अलग अलग 2 पार्ट कर दिए, फिर अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, और ये कौन सा हो गया, हाड़ौती प्रदेश। तो अपन इसको लिख सकते हैं, यहां पर अपन लिख सकते हैं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। क्या लिखेंगे अपन, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और ये कौन सा हो गया, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इसको अपन बाहर लिखेंगे, क्योंकि इसके पार्ट अपन लिख लेंगे अंदर। ये कौन सा हो गया, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को अलग अलग भागों में बांट दिया। ये कौन सा हो गया, घग्गर प्रदेश, घग्गर प्रदेश हो गया। उसके बाद में ये कौन सा हो गया, शेखावाटी प्रदेश। ये इसके बारे में नहीं है भैया, पूरे के बारे में है, शेखावाटी प्रदेश। 3 नंबर यहां पर नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि। ठीक है, और 4 नंबर यहां पर कौन सा हो गया आपका, गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश, है ना, ये हो गया। ठीक है, और ये अरावली पर्वतीय प्रदेश हो गया। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं, ये कौन सा है, अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश हो गया ये। और अरावली पर्वतीय प्रदेश भी अलग अलग है, जैसे ये हो गया कौन सी, उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली हो गया ये मध्य अरावली हो गया, मध्य अरावली के बारे में अपन पढ़ेंगे। और ये लास्ट में इस तरफ कौन सा हो गया, दक्षिण अरावली, ये कौन सी होगी, दक्षिण अरावली हो गई। मैदानी प्रदेश की बात करें तो ये हो गई कौन सी आपकी, बनास बाणगंगा, बनास बाणगंगा प्रदेश। ठीक है, यहां पर आपकी कौन सी हो गई, माही बेसिन हो गया। ठीक है, और ये कौन सा हो गया, चंबल बेसिन। ठीक है, और ये कौन सा हो गया, हाड़ौती का पठार या हाड़ौती प्रदेश।
अब हाड़ौती प्रदेश है, इसको दो भागों में बांट दिया, एक विंध्ययन कगार, विंध्ययन कगार क्षेत्र, और दूसरा कौन सा आ गया आपका, दक्कन का लावा पठार, दक्कन का लावा पठार। इस तरीके से ये चार भाग है। ये पूरा भाग कौन सा हो गया, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये लो सा, ये चार भाग हो गए। एक तो हो गया कौन सा, इन दोनों को मिला करके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यानी अरावली जो क्षेत्र है, अरावली से पश्चिम वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा हो गया, मरुस्थलीय प्रदेश हो गया। फिर ये अरावली वाला, फिर ये मैदानी वाला, और ये कौन सा हो गया, हाड़ौती प्रदेश। ये भाग किसने बताए हैं, ये भाग बताए हैं डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना साहब ने बताए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब जो राजस्थान है हमारा, इसे राजस्थान में आपको अलग अलग जैसे मैदान मिलते हैं, कहीं पर हैं, कहीं पर आपको पठार मिलते हैं। तो राजस्थान के जो उच्चावच है वो अपन लिख सकते हैं, तो हेडिंग लगा लीजिए, राजस्थान के उच्चावच। उच्चावच का मतलब क्या होता है, उच्चावच का मतलब यह होता है कि ऊंची उठी हुई धरती और नीची धंसी हुई धरती, यानी ऊपर उठे हुए क्षेत्र और नीचे धंसे हुए क्षेत्र, जो भ्रंश घाटियां है, ऊपर पर्वत पठार है ना। उच्चावच की बात कर लें तो उच्चावच यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे मैदान। मैदान कितने प्रतिशत पर है भाई, 51% पर। ठीक है, 2 नंबर बात कर लेते हैं अपन किसकी, पठारों की। तो पठार है वो कितने प्रतिशत भाग पर है, 31% भाग पर। 3 नंबर बात कर लेते हैं अपन पर्वत, पर्वत कितने पर है, 6% पर। और 4 नंबर कितने, उच्च शिखर पर्वत, उच्च शिखर, यानी कहीं कहीं साथ दे दिया पर्वतों को, उच्च शिखर पर्वत, और उच्च शिखर पर्वत 1% है। ठीक है, और बच गया कौन सा, निम्न भूमि, और ये जो निम्न भूमि है वो 11% पर है। ठीक है, तो इस तरीके से कई लोग हैं वो इसको दोनों को क्या कर देते हैं, एक साथ कर देते हैं, पर्वत 7% भी दिखाया गया होता है। ठीक है, तो ये राजस्थान के क्या हो गए, उच्चावच हो गए। अब जो राजस्थान के जो भौगोलिक प्रदेश है, वो राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश है, उनमें जनसंख्या का घनत्व कितना है और वो भौगोलिक प्रदेशों का क्षेत्रफल कितना है, उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आगे हेडिंग लगाइए, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का विभाजन। अपन एक टेबल बनाएंगे और पहले हेडिंग लिखो, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों, भौगोलिक प्रदेशों का विभाजन। और भौगोलिक प्रदेशों के विभाजन की अगर अपन चर्चा यहाँ पर करें तो टेबल बना करके अपन समझ लेते हैं। यह हो गया आपका क्रम संख्या, और यहां पर तो अपन लिख देंगे क्या, क्रम संख्या। यहाँ पे भौतिक प्रदेश लिख देंगे, जो 4 भौतिक प्रदेश देखे थे वो। ठीक है, उसके बाद में यहां पर लिख देंगे राज्य का कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत, यानी राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वो है। और यहां पर अपन लिख देंगे क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व, या राज्य के उस क्षेत्र की जनसंख्या प्रतिशत, राज्य की जनसंख्या का प्रतिशत, कितने प्रतिशत जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। और यहाँ पर एक लास्ट बना लेंगे कौन सा, अवशेष, यानी कौन से भाग का ये अवशेष है वो। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, सही लिखें इसको, मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है
वो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 61.11% है, 61.11%, जिसके ऊपर 40% जनसंख्या निवास करती है। और अवशेष किसका है? ये टेथिस सागर का अवशेष है। चर्चा करेंगे टेथिस सागर के बारे में भी, ठीक है। 2 नंबर आ जाता है आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, ठीक है, ये राज्य के कुल क्षेत्र का कितना है? 9% है, जिसके ऊपर जनसंख्या कितनी निवास करती है? 10% जनसंख्या निवास करती है। और ये गोंडवाना लैंड का ये क्या बताया गया? अवशेष बताया गया है, ठीक है। 3 नंबर अपन बात कर लेते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश की। और ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ये राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है भाई? आपका 23% भाग पर फैला हुआ है, जिसके ऊपर 39% क्या करती है? जनसंख्या निवास करती है। और ये किसका हिस्सा बताया गया है? टेथिस सागर का ये हिस्सा बताया गया है। और 4 नंबर अपन बात कर लेते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश 6.89% राज्य के कुल क्षेत्रफल का, और इसके ऊपर जनसंख्या आपकी निवास करती है, वो कितनी है? 11% जनसंख्या निवास करती है। और ये किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, ये 6.89% राज्य के कुल क्षेत्र का, और राज्य की जनसंख्या यहाँ पर कितनी है? 11% निवास करती है। और गोंडवाना लैंड का ये क्या बताया गया? हिस्सा बताया गया है। ये लो सा, ये आपकी टेबल है। बहुत बार इसको पूछा जाता है कि जो सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती है, जनघनत्व किसका ज्यादा है? देखो, पूर्वी मैदानी प्रदेश का जनघनत्व ज्यादा है, क्षेत्रफल तो 23% ही है, जबकि जनसंख्या यहाँ पर 39% रह रही है। लेकिन यहां देखो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, ये 61.11% क्षेत्र पर फैला हुआ है, यानी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में 61.11% क्षेत्रफल पर तो आपका कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। और जनसंख्या कितनी निवास करती है? 40%। तो कम जनघनत्व वाला ये क्षेत्र हो गया। इस तरीके से अवशेष किसके है? ये टेथिस सागर का अवशेष है, पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश। उसके बाद में अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली जो श्रृंखला है, अरावली पर्वत है, वो बहुत पुराने पर्वतों में से गिना जाता है, ठीक है। गोंडवाना लैंड का ये हिस्सा है। उसके बाद में जो मैदानी प्रदेश है टेथिस सागर, आपको मैंने बताया है कि सीनोजोइक एरा या तृतीय काल में यहाँ पर नदियों के द्वारा जो अवशेष है वो ला करके यहाँ पे उड़ेले गए थे। तो ये नदियों से ये मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ था। और जहाँ मैदानी प्रदेश रहेगा और जहाँ उपजाऊ मैदान रहेगा, उसकी जनसंख्या क्या होगी? ऑटोमेटिक बढ़ेगी। जैसे भारत है, और भारत के संदर्भ में अपन देखें तो गंगा का जो मैदान है, गंगा ब्रह्मपुत्रा का जो मैदान है, वहां पर सर्वाधिक जनघनत्व है। जैसे बिहार है, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, है ना। पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो कारण क्या है? कारण यही है कि जो मैदानी प्रदेश है, उपजाऊ मैदान है, वहां पर जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, ठीक है। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, यहाँ पर 6.89% राज्य के कुल क्षेत्र का, और जिस पर 11% जनसंख्या है वो निवास करती है। और ये किसका हिस्सा बताया गया है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, यानी हमारे जैसे पठार बने थे, पठार के टाइम के ये हिस्से हैं, पठारी प्रदेशों के बारे में ये है। तो ये राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का ये क्या हो गया? विभाजन हो गया, ठीक है। तो अब इसको इतना ही रखते हैं। फिर अब इसको क्या करेंगे? एक एक उठाएंगे। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश उठाएंगे सबसे पहले, उसके अलग अलग अपन देखेंगे कि पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, है ना। उसके बाद में उस पर देखेंगे कि इसका ढाल कैसा है ना। नदी की अगर बात करेंगे तो नदियों वाले चैप्टर में और अपन नदियों के बारे में बात करेंगे। जो लूणी नदी है,
तो लूनी एक पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की प्रमुख नदी है, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं, नहरों में, है ना। इस तरीके से यहाँ पर बात करेंगे। फिर इसके प्रमाण की बात करेंगे, प्रमाण कैसे मिले। जैसे मान लीजिए आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, तो इसके प्रमाण की बात करें तो सर्वप्रथम जो बाप बोल्डर्स हैं, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये जो बाप बोल्डर है ये जैसलमेर में पहले थे, अब किसमें आ गए, फड़ौदी। तो फड़ौदी के बाप बोल्डर्स पर हिमानी घर्षण के अवशेष मिले। हिमानी घर्षण का मतलब होता है यहाँ पर आज से करोड़ों वर्ष पहले बर्फ गिरती थी, और जो जो पत्थर थे, उन पत्थरों के ऊपर जो बर्फ गिरती थी, उन बर्फ से अपरदन होता था पत्थरों का। एक होता है अपरदन, एक होता है निक्षेपण। जो अपरदन होता था, घर्षण होता था, उसके अवशेष कहाँ देखने को मिलते हैं आपको, उसे पश्चिम के मरुस्थलीय प्रदेश में देखने को मिलते हैं। तो अपन ऐसे अनुमान लगा सकते हैं कि यार उस टाइम पर ये रहा होगा ऐसा, ठीक है। तो बाप बोल्डर्स कार्बनिफेरस काल के बताए गए। उसके बाद में जैसलमेर के आंकल गांव में, है ना, आपको वुड फॉसिल मिलेंगे, वनस्पतिक वुड फॉसिल, जिसमें शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की विशेषता ये रही है, ठीक है। आंकल गांव है, ब्रह्मसर है, वहां पर अपन देख सकते हैं। एक अपन बात करते हैं तो जैसे चांदन नलकूप है, थार का घड़ा जिसको बोलते हैं, यानी ये भूमिगत जल के भंडार जैसलमेर में खूब मिले हैं, ठीक है। और वहां पर आपको सेवण घास मिल जाएगी। 64 किलोमीटर लंबी पोखरण से मोहनगढ़ जैसलमेर में ये दोनों है, तो वहां पर 64 किलोमीटर लंबी सेवण घास का मैदान मिल जाएगा। जो नलकूप है, यानी अगर नीचे पानी मीठा है, बाकी क्षेत्रों में पानी खारा निकल रहा है, तो अपन देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर क्या मतलब पहले सरस्वती नदी रही होगी, अपन ऐसे अनुमान लगा सकते हैं, है ना। तो ये प्रमाण है, इन प्रमाणों से ही अपन अनुमान लगा सकते हैं, है ना। कई व्हेल मछली के, ये तो सिंथेटिक बात नहीं हुई, है ना। तो व्हेल मछली वाला इसको प्रमाण नहीं माना गया है कि भाई यहाँ वहां व्हेल मछली के प्रमाण मिले हैं वो, है ना। लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अपन अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर कैसा, जैसे खारे पानी की झीलें हैं, तो राजस्थान में खारे पानी की झीलें बहुत सारी जगह। तो ये जो पश्चिमी राजस्थान है, इस राजस्थान में खारे पानी की झीलें ज्यादा है। तो पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की झीलें क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तैतीस सागर था। इस तरीके से अपन अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो प्रमाण है वो अपन इसमें पढ़ेंगे। फिर जो रेतीला शुष्क मरुस्थल है, उसमें बालू का स्तूप भी है, बालू का स्तूप मुक्त भी है, वो अपन पढ़ेंगे यहाँ पर। उसके बाद में जो अर्ध शुष्क प्रदेश है, जिसमें घग्गर है, आपका शेखावाटी है ना। उसके बाद में इसमें नागौर उच्च भूमि है, आपका गोडवाड़ प्रदेश है, वो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो कितने जिलों में फैला हुआ है, तो जिलों की अगर बात करें तो 16 जिलों में ये फैला हुआ है, ठीक है। जिसमें से नए बन गए आपके कई, तो जैसे आपका फलोदी है ना, ब्यावर, पश्चिमी ब्यावर इसमें शामिल हो जाता है, ठीक है। बालोतरा इसमें शामिल हो जाता है ना। डीडवाना कुचामन इसमें शामिल हो जाता है। बाकी जैसलमेर है आपका, जोधपुर है आपका, बीकानेर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये सभी के सभी जिले किसमें आते हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में आते हैं। लेकिन सीकर, चूरू, झुंझुनू ये किस में आ जाते हैं, फिर अर्ध शुष्क मरुस्थल का अपन डिवाइडेशन करेंगे, उसमें शेखावाटी प्रदेश में ये आ जाते हैं। घग्गर प्रदेश में कौन कौन से आ जाते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये घग्गर प्रदेश में आ जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर अपन एक एक चीज को उठा करके पढ़ेंगे, और क्लास को अब इतनी रखेंगे आज के लिए, और आगे की क्लास में अपन ये जो मरुस्थल प्रदेश है इसको विस्तार से पढ़ेंगे, है ना। और उसमें अपन आगे नोट्स भी बनाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि हमारा ये जो चैनल है आपको अच्छा लगा होगा। हमारी पढ़ाने की शैली है उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, हमें सजेशन दे सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से कि भाई किस तरीके से आपको आगे और बताना चाहिए हमें, है ना। तो ये सारी चीजें, तो हम इजाजत लेते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।